सहारा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला से, जिनका करीब 5 दशक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। वो गुजरात के सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं। सबसे लंबे समय तक वो गुजरात के वित्त मंत्री रहे और राज्यपाल बनाए जाने से पहले गुजरात विधानसभा में स्पीकर थे। वजुभाई वाला जी 2 बार गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। वो विधायक मंत्री बनने से पहले राजकोट के मेयर निर्वाचित हुए तो पानी के संकट को दूर किया और पानी वाले मेयर के नाम से भी मशहूर हुए। उन्होंने गुजरात में सहकारिता, पेयजल, आवास, सड़क यातायात और औद्योगिक विकास के लिए बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने किसान हित में भी कई काम किए हैं। 1975 में आपातकाल का विरोध करने के कारण 11 महीने उन्हें जेल में भी बिताने पड़े। उन्होंने समाज के वंचित और गरीब लोगों के लिए भी कई काम किए हैं। वजुभाई वाला जी, हस्तक्षेप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कर्नाटक में कोरोना संकट पर सरकार ने किस तरह कंट्रोल रखा है और उद्योग और कारोबार पर कितना असर पड़ा है सर? अजी, कर्नाटक में पहले से ही ये इंडस्ट्रियल स्टेट रहा है जी। और खास करके उद्योग के अलावा यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काफी विकास हुआ है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट को यदि जमीन चाहिए तो उसको एक्विजिशन करने की जरूरत नहीं होती। गवर्नमेंट के पास एक्विजिशन करके रखी हुई जमीन उसी को ही तुरंत दे देते हैं। जिस उद्योग को जितना जमीन चाहिए उसकी उद्योग की कैपेसिटी के मुताबिक उसको जगह मिल जाती है। और यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले को लिए बड़े बड़े बिल्डिंग है और बिल्डिंग में 1 लाख वाला एक फ्लोर होता है। 1 लाख स्क्वायर फीट में कई लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जगह मिल जाती है। और गवर्नमेंट की ओर से भी उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिए जाते हैं। उसको रास्ता, पानी, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और सभी प्रकार की उसको सुविधा मिल जाती है। ये कर्नाटक स्टेट ये सारे हिंदुस्तान में इंडस्ट्रीज के लिए और खास तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत मशहूर शहर है। वो बिल्कुल सर, मेरा सवाल ये है कि कर्नाटक आपके हिसाब से पूरा देश जानता है कि बहुत अच्छा काम किया है उद्योग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, लेकिन कोरोना के दौरान सरकार के राजस्व पर कितना असर पड़ा है और कितना नुकसान हुआ है, इस बारे में थोड़ा बताएं। देखो, कोरोना के लिए गवर्नमेंट बहुत स्मूथली वर्क करती है जी। और अच्छी तरह से हर एक का मेडिकल टेस्ट करना वो तुरंत ही कर पाते हैं। और जिसको कोरोना का अटैक हुआ है, डिजीज हुआ है, उसको तुरंत हॉस्पिटल में दाखिल कर देते हैं। और अभी मैं कहूंगा कि लास्ट 1 वीक से ये लॉकडाउन जो ओपन हुआ उसके बाद यहाँ संख्या बढ़ रही है तो भी उसको अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता है। और आगे के कार्यक्रम के लिए करीब 10,000 बेड की सुविधा तुरंत ही तैयार हो जाएगी। एक भी दर्दी जिसको बेड न मिले, जिसको हॉस्पिटल की सुविधा न मिले, ऐसा नहीं हो पाएगा। सबको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दी जाती है। यहाँ किसी डिजीज वाले, कोरोना वाले की कोई फरियाद नहीं होती। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ सारे हिंदुस्तान में मृत्यु का रेट जितना है उससे 50%, यानी हिंदुस्तान का जो डेथ रेट है वो 3% है, तो हमारे यहाँ 1.5% से भी कम वो डेथ रेट है। यानी कि जो कोरोना के दर्दी होते हैं
वो तुरंत सारवार लेकर अच्छे होकर अपने घर वापस चले जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ की सुविधा बहुत अच्छी है, डॉक्टर और नर्सिस वो सब कोऑपरेटिव है और गवर्नमेंट सभी को जितनी सुविधा चाहिए इतनी सब सुविधा प्रोवाइड करती है। इसीलिए कोरोना के बारे में पब्लिक की कोई कंप्लेन नहीं है। बिल्कुल, आगे बढ़ रहे हैं सर। लॉकडाउन और अनलॉक के बीच सरकारी गतिविधि और औद्योगिक परिस्थितियां पहले जैसे हो पाई हैं या नहीं, क्योंकि कर्नाटक में भी मजदूरों का बहुत बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है। अब अनलॉक 1 हुआ, फिर अनलॉक 2 हुआ। अनलॉक 1 और अनलॉक 2 के बाद औद्योगिक गतिविधियां चालू हो गई हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दफ्तर पहले जैसे ऑपरेशनल हो गए हैं, या लोग अभी भी घर से ही काम करना पसंद कर रहे हैं? कैसी स्थिति है कर्नाटक में सर? देखो, वो बात है, एक ट्रेडिंग की बात है और दूसरा इंडस्ट्रीज की बात है। ट्रेडिंग के बाद के लिए सब ओपन हो गए, मगर उसमें भी रिस्ट्रिक्शन रखा है, उसी का समय तय है और कौन से लोग क्या काम करेंगे और पब्लिक को उपयोग हो उसके लिए गवर्नमेंट भी वही ट्रेडिंग को मदद करती है। और यहाँ जो इंडस्ट्रीज है वो इंडस्ट्रीज भी यहाँ चालू हो गई है। यहाँ के लोकल हमारे नजदीक के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला के सब मजदूर आकर हमारी फैक्ट्रियां चालू हो गई है। इंडस्ट्रीज भी चालू है, ट्रेडिंग भी चालू है और गवर्नमेंट ऑफिस कई 1/3 मेंबर यानी 1/3 कर्मचारी की वजह से चालू हो गया है। और जब गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि जब अभी लॉकडाउन करने की जरूरत है तो हमने यहाँ नियम रखा है कि हर संडे को यहाँ लॉकडाउन होगा, तो पब्लिक भी उसको अच्छी तरह से रिस्पॉन्स देती है और पब्लिक की ओर से गवर्नमेंट को कोई फरियाद नहीं है और गवर्नमेंट की ओर से इंडस्ट्रीज वाले लोग, ट्रेडिंग वाले लोग और आम जनता को भी कोई यहाँ की कोई मुसीबत नहीं है। सब कार्य स्मूथली चल रहा है। बिल्कुल। कारपोरेट और इंटरनेशनल जो सिचुएशन है, कोविड-19 का कितना असर हुआ है? क्योंकि कर्नाटक से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो व्यवसाय है वो विदेशों में बहुत ज़्यादा होता है। कर्नाटक में वोकल फॉर लोकल के लिए कितनी संभावना है? प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है वोकल फॉर लोकल, तो कर्नाटक में संभावना बहुत ज़्यादा है। उस दिशा में कर्नाटक सरकार किस दिशा में काम कर रही है वोकल फॉर लोकल के लिए? देखो, यहाँ के लोकल के लिए हमने यहाँ आंदोलन भी गवर्नमेंट ने कर दिया है कि हमारी देश की वस्तु ही उसको उपयोग करना। और जो आपने आईटी के बारे में कहा, वो आईटी जस्ट लाइक का एक्सपोर्ट वो कार्यक्रम है। हम यहाँ से आईटी के फॉरेन में एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी हमारा आईटी सेक्टर अभी काफी प्रकार से प्रभावित होकर चालू हो गया है और फॉरेन में भी हम हमारा आईटी का जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है वो सभी हम उसी को प्रोवाइड करते हैं। वो कार्यक्रम भी अच्छी तरह से चल रहा है। यानी यहाँ ट्रेडिंग, उद्योग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अपनी स्वदेशी वस्तु का उपयोग करना जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी ने बताया है वही तरीके से कर्नाटक में काम चल रहा है और लोग भी उत्साह से अपने देश का माल का उपयोग करने के लिए ज्यादा किसी का विरोध नहीं करते, मगर देश का माल का उपयोग करने के लिए सब कार्यान्वित हो गए हैं। बिल्कुल। बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर की कई बड़ी कंपनियां हैं सर। सुरक्षा उपकरण, अति आधुनिक हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन भी यहीं डेवलप हो रहे हैं। इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है और राज्य सरकार जो है कोरोना के संकट से निकलने के लिए, एक अच्छा माहौल बनाने के लिए किस तरह से अभियान चला रही है? देखो, यहाँ जो प्लेन और हेलीकॉप्टर बनाने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फैक्ट्रियां है वो सब अच्छी तरह से वो काम कर रहे हैं और कोरोना को मिडविच करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट
बहुत अच्छी तरह से सब प्रकार के कार्य कर रही है। और मैं कहूंगा कि आज तक तो हम इस कार्य में कोरोना को हटाने के लिए हम सक्सेस हुए हैं और भी सक्सेस होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया यहाँ का मृत्यु दर यानी जो डेथ का रेट है वो सबसे सारे हिंदुस्तान में सबसे कम रेट ये कर्नाटक का है। वही बताता है कि यहाँ ट्रीटमेंट अच्छी मिल रही है, पब्लिक की तबीयत तुरंत सुधर जाती है और आए हुए कोरोना के दर्दी इजीली घर पे वापस जा सकते हैं। बिल्कुल। बीएचईएल में भी आधुनिक रेलवे और एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन हो रहा है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत अभियान में कर्नाटक राज्य सबसे बढ़ चढ़ करके सहयोग और योगदान देगा? देखो, हम तो केंद्र सरकार का कोई भी जो बात है वो सभी को हम अच्छी तरह से उसको ट्रीट करते हैं और उसका अनुकरण करते हैं। जो भी आज तक केंद्र सरकार ने जो बात कही उसी में हमने काफी तरह से सहयोग दिया है और केंद्र सरकार सारे हिंदुस्तान में जो बात करते हैं उसमें कर्नाटक का अव्वल नंबर रहता है। कर्नाटक में जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी उसी का कार्य हम तुरंत करेंगे, उसका एग्जीक्यूशन भी करेंगे। और यहाँ के पब्लिक और गवर्नमेंट की पद्धति ऐसी है कि सब पब्लिक और गवर्नमेंट मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहेगा वो आज तक हमने किया है और भविष्य में भी हम करते रहेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान पर आपका क्या विचार है सर? आप सबसे लंबे समय तक वित्त मंत्री रहे हैं, मेयर रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, आपका इतना लंबा सार्वजनिक अनुभव रहा है। प्रधानमंत्री जी ने एक नया दर्शन दिया है आत्मनिर्भर भारत, तो कर्नाटक आत्मनिर्भर भारत में कितना सहयोग देगा? देखो, आत्मनिर्भर के लिए हम कटिबद्ध है। ये विचार सबसे पहले परम पूज्य महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। हमारे देश की वस्तु, हमारे देश के लोगों जो वस्तु बनाते हैं उसको उपयोग करना चाहिए। वही करने से, ये वस्तु उपयोग करने से जो वस्तु इंडिया में बनेंगी, जो चीज इंडिया में बनेगी तो हमारे इंडियन के भारत के लोगों को रोजगारी मिलेगी और यहाँ जो बेकारी का प्रश्न भी उसका भी निराकरण हो जाएगा। और ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये आत्मनिर्भरता की बात की है उसी को हम पूरी तरह से सपोर्ट देते हैं और हम तो पहले से ही यही विचार में मानने वाले हैं। हम अपनी लाइफ में भी अपने देश का माल का उपयोग करते हैं और सभी को करवाते भी है। हमारे ग्रुप में जो जो लोग होता है वो विदेश वस्तु का उपयोग मत करो, अपने देश का वस्तु का उपयोग करो और अपने देश को, हर एक कर्मचारी को, हर एक कारीगर को अपने देश में काम मिले, इस विचार के साथ हम आज तक आगे बढ़े हैं और भविष्य में भी आगे बढ़ेगी। और उसमें कर्नाटक गवर्नमेंट और कर्नाटक के पब्लिक यानी कर्नाटक के लोग भी पूरे सहयोग दे रहे हैं और भविष्य में भी देंगे। बिल्कुल। कोरोना संकट के वक्त कर्नाटक सरकार शिक्षा, कृषि, रोजगार और किसानों के लिए किस तरीके से काम करे, इसके लिए आपकी क्या राय हो सकती है? चूंकि राज्य के संवैधानिक प्रमुख आप हैं, संवैधानिक मुखिया हैं, आपने सरकार को क्या राय दी है किसानों के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए कि सरकार को कैसे काम करना चाहिए? देखो, रोजगार के लिए तीन बात है जी। एक तो रोजगारी सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर होते हैं, जिस तरह से सिलाई काम करने वाले, मिस्त्री काम करने वाले, लोहे का काम करने वाले, छोटे छोटे आर्टिकल बनाने वाले सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर है। उसी को सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो उद्योग डिपार्टमेंट ने अच्छी तरह से सहायता दी है उसमें भी हम कर्नाटक के लोग वो केंद्र की सहायता का उपयोग कर काम करते हैं। दूसरी बात है वो ट्रेडिंग की बात है। सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर और ट्रेडिंग दोनों आपस में मिलकर
जो लोकल जरूरियात को पूर्ण करने के लिए वो ट्रेडिंग को भी अच्छी तरह से बढ़ावा मिले, वही पर हम काम करते हैं। और तीसरा रोजगारी के लिए बात होता है, वो इंडस्ट्रीज की बात होती है। तो अपने देश के में बने हुई जो चीज है वो अपने देशवासी उसका उपयोग करेंगे तो ज्यादा लोगों को रोजगारी मिलेंगे। हमारा भी हिंदुस्तान में एक ही बात होना चाहिए, हमको मास प्रोडक्शन बाय मासेस, नॉट मास प्रोडक्शन बाय मशीनरी। जो ज्यादा लोगों से ज्यादा उत्पादन होगा तो उसमें सभी को रोजगार मिलेगी और अपना देश सेल्फ सफिशिएंट होगा। यही दिशा में हमारा विचार है और हम भी यहाँ कर्नाटक में उसी विचार के साथ हम कार्य करते हैं। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को वैश्विक स्तर पर बड़ी पहचान दिलाई, देश की काफ़ी उन्होंने एक तरीके से धाक पैदा की पूरी दुनिया में। इस मोर्चे पर देश की अर्थव्यवस्था अभी उतना आगे नहीं बढ़ पाई है, इसको कैसे पटरी पर लाया जा सकता है, देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत कैसे बनाया जा सकता है? चूंकि आप वित्त मंत्री बहुत लंबे समय तक रहे हैं, एक राज्य के पूरे जो है इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन को आपने संभाला है, आपका क्या विजन है देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर? देखो, देश के चलाने के लिए हमारे हिंदुस्तान में एक कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। जो राजा बलवान होगा, जो राजा कार्यशील होगा, जो राजा जो विचाराधीन होगा तो उसकी कार्य पद्धति, उसका विचार, उसकी हिम्मत, ये सब लोगों उसको अच्छी तरह से महसूस करेंगी। और जो राजा बलवान होगा तो प्रजा भी बलवान होगी। हम कहते हैं कि हमारे देशवासियों के लिए एक ही बात होगी कि हम देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे और जब तक जीवंत रहेंगे तब देश के हमारे बांधवों के लिए हम कार्य करते रहेंगे। ऐसी दृढ़ मनोवृत्ति के साथ हमारे जो देशवासियों कार्य करेंगे तो ये देश सारे वर्ल्ड में, सारी दुनिया में हिम्मत वाला देश है, उसी की प्रतीति हो गई है। आज जब तक आज की परिस्थिति में हमारा देश का जो प्राइम मिनिस्टर है वो सारे वर्ल्ड को ऐसा लगा कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर हिम्मत वाला प्राइम मिनिस्टर है, न कभी झुकता है न कभी कार्य के लिए रुकता है। झुकना मत और रुकना मत, वो दो सिद्धांत के मुताबिक हमारा प्राइम मिनिस्टर कार्य कर रहा है। इसी तरह इस देश की प्रजा भी रुकना मत और किसी को झुकना मत, वही दृढ़ भावना से काम करेंगे तो हमारा देश की मजबूती और भी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। आपने सहकारिता आंदोलन से अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। आज गुजरात ही नहीं बल्कि देश भर में सहकारिता का मॉडल किसानों से दूर हो गया है और राजनीतिक दलों ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया है। इसको दूर करने के लिए आपका क्या सुझाव है? सहकारिता किसानों के हाथ में रहे, राजनीतिक लोगों के कंट्रोल से थोड़ा इसे मुक्ति मिले, इसके लिए आपका क्या सुझाव है? ये जो सहकारी क्षेत्र की संस्था होती है ना, उसी के सब डायरेक्टर, उसी के चेयरमैन पर आधारित रहती है। मैं कहूंगा कि हमारे गुजरात में सहकारी क्षेत्र राजनीति वाले के आधार पर नहीं होता। सहकारी क्षेत्र वाला राजनीति वाले को चलाता है, इतना मजबूत है वो, उसकी सब सुविधा वो अपने डेलीगेट यानी अपने सभासदों को सहकारी क्षेत्र की संस्था ही उसको सब प्रोवाइड करती है। उसको राज्य सरकार की कोई जरूरत नहीं होती। राज्य सरकार के पास से बिना सहायता सहकारी क्षेत्र कार्य कर रहा है। जिसके पास जितना होगा वो पब्लिक को समर्पित कर रहे हैं, अरस परस काम करते। हमारे ग्राम्य विस्तार में छोटे छोटे जो मंडली होती है, छोटे छोटे यूनिट होती है, वो भी सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। हमारे तहसील के यूनिट भी सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट के यूनिट है वो भी सेल्फ सफिशिएंट होते हैं।
तो यदि सहकारी क्षेत्र मजबूत होगा तो राज्य भी मजबूत होगा। मगर जो राज्य की इनकम वो सहकारी क्षेत्र को देने लगेंगे और उसका बंटवारा करते रहेंगे तो आदमी सेल्फ सफिशिएंट और मेहनत कश होना चाहिए, वो नहीं होता। ये सहकारी सिद्धांत की विरुद्ध की बात है। सहकारी सिद्धांत में अपने आप से अपनी ताकत पर हम आगे बढ़े और दूसरे लोगों को भी सहायता करें, वो सहकारी का सिद्धांत है। वो सहकारी का सिद्धांत लेकर आगे चलना चाहिए। हमने सहकारी क्षेत्र को राजकारण में कोई प्रवेश नहीं देना चाहिए, राजकारणी को भी उसमें प्रवेश नहीं देना चाहिए। सहकारी आंदोलन वो पब्लिक आंदोलन है, वो राज्य का आंदोलन नहीं है। उसको पब्लिक का आंदोलन बनाकर सभी को समृद्ध करने की बात करनी चाहिए। सर, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत वापस लौटेंगे और आपसे चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई बालाजी से। चर्चा जारी है। सर, अगला सवाल आपसे ले रहा हूं। गुजरात में वित्त, श्रम, रोजगार, आवास, परिवहन, राजस्व और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री आप रहे। इस दौरान आपका सबसे पसंदीदा मंत्रालय कौन था और आपने उसे अपना पसंदीदा मंत्रालय कैसे बनाया, क्यों बनाया और क्या क्या महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की? देखो, हम तो जो डिपार्टमेंट में रहे जी, उसमें सबसे ज्यादा समय वित्त मंत्री में रहे। बाकी सहकारी क्षेत्र है, ऊर्जा क्षेत्र है, रेवेन्यू है, हाउसिंग है, वो सभी में रहे। जब जब जो क्षेत्र में रहे तो हमने नवीन ही बात की। हमने जब ऊर्जा क्षेत्र में हम थे और हमारे चीफ मिनिस्टर आज के जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी थे, उन्होंने एक प्रण लिया था, हम हर एक गांव में हर एक घर को हम बिजली देंगे। वो कार्य में हम सब डटे रहे और हमने ग्रामीण विस्तार को खेती के लिए वो भी इलेक्ट्रिसिटी दे दी और ग्रामीण विस्तार में 24 आवर्स हर एक गांव को, हर एक घर वाले को हमने इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड की। सारे हिंदुस्तान में हर एक गांव में हर एक घर पर बिजली है, ऐसा कोई स्थान नहीं है, वो गुजरात स्थान है। वो ऊर्जा क्षेत्र में वही काम हमने किया था और हमने जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी हमने काफी सुधार हमने किया था। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का दस्तावेज बनाना, उसकी कार्य पद्धति करना, उसमें कोई गलती ना हो, वो भी सुधार हमने काफी तरह से किया है। मगर मैं वित्त मंत्री काफी समय तक रहा और मैंने 18 दफे वो बजट हमने रजू कर दिया। 18 दफे हमने जो बजट किया उसमें एक दफे भी 1 रुपये का टैक्स नहीं डाला। बिना टैक्स का हमारा बजट था और हमारी राज्य सरकार बिना टैक्स वाले बजट से अच्छी तरह से चलती थी। हमारे शहरी विस्तार में जो ऑक्ट्रॉय का प्रॉब्लम था, वो ऑक्ट्रॉय का प्रॉब्लम का भी हमने निराकरण कर दिया। ऑक्ट्रॉय मुक्त हमने ये सब दरेक शहर को बना दिया। ऑक्ट्रॉय पद्धति हमने नाबूद कर दी और हमारे हर एक शहर की अच्छी तरह से प्लानिंग हो, वो बात कही। और सारे हिंदुस्तान में गुजरात ही पहला स्टेट था जो हर एक म्यूनिसिपालिटी, हर एक कॉरपोरेशन और हर एक पंचायत को अपनी राज्य कोष में से उसको सहायता देते थे। हर एक ग्राम्य विस्तार का सरपंच को हम पैसे देते थे राज्य सरकार की ओर से। हम हर एक नगर पालिका को पानी का प्रॉब्लम के लिए, लाइट का प्रॉब्लम के लिए, रास्ता के लिए
वो भी हम अच्छी तरह से उसको अच्छी राशि यानी धनराशि देते थे। हम सभी कॉरपोरेशन को कॉरपोरेशन का जितना बजट होता था उससे भी ज्यादा पैसा हम गवर्नमेंट की ओर से वो सभी को हम देते थे। हमारे कॉरपोरेशन, हमारे म्यूनिसिपालिटी, हमारी ग्राम पंचायत, वो सब आर्थिक स्थिति से सब सेटिस्फेक्शन थी और किसी को कोई काम की वो उसको फरियाद नहीं थी। हमने ग्राम्य विस्तार के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल था वो बिल भी हमने नाबूद कर दिया। तुम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करो, हम आपके पास कोई रकम नहीं लेंगे। और हमने ग्राम्य विस्तार को सेल्फ सफिशिएंट करने के लिए हर एक ग्राम्य विस्तार में उसको ग्राम्य विस्तार की योजना दे दी। हर एक गांव में एक मेन रोड से ग्राम्य विस्तार में जाने वाला रास्ता होना चाहिए, गांव में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, गांव में हर एक रोड होना चाहिए, हर एक गांव में हमने स्कूल बना दी। एक भी गांव ऐसा नहीं है कि जिस गांव में अभ्यास के लिए स्कूल नहीं है। सभी गांव में स्कूल दे दी, पानी की व्यवस्था कर दी, उसको रोड की व्यवस्था कर दी, उसको सरपंच को अच्छी तरह से ग्राम पंचायत चले उसी लिए पैसा भी दे दे। इसी तरह से नगर पालिका को जो रोड मिले, इलेक्ट्रिसिटी मिले, पानी की सुविधा मिले, उसके लिए भी जो हमने पैसे दे दिया और कॉरपोरेशन वाले को भी हमने पैसे दे दिया। सभी को हमने राज्य सरकार की ओर से, हमारी वित्त मंत्री की ओर से उसको सहायता दे दी और हमने ताकतवर यानी अच्छी सुविधा वाले हमने गांव बना दिया। एक छोटा सा सवाल है मेरा, आपने कहा कि हमने कोई टैक्स नहीं लगाया, जबकि राज्य सरकार की भी आमदनी तो सेल्स टैक्स तमाम टैक्स से आती है। आपके कहने का क्या अभिप्राय है? देखो, हमने जो टैक्स नहीं लगाया तो हम यही बात ये है कि डे बाय डे जो हर एक चीज की कीमत का बढ़ावा होता है जी, जो कीमत का बढ़ावा होगा तो कीमत पर हमको टैक्स भी इतना मिलेगा। आज जो 100 रुपये की चीज है वो 3 साल के बाद 150 रुपये की चीज होगी तो हमको इतना टैक्स मिलेगा। और सबसे ये किया कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च था वो हमने काफी कम कर दिया। हमारी आमदनी बढ़ाई और हमारी आमदनी भी बढ़ी और हमारा खर्च भी कम हुआ। उसी की वजह से हमारा स्टेट भी सेल्फ सफिशिएंट हुआ। और मैं कहूंगा कि हमने 12 साल में रिजर्व बैंक के पास से कभी ओडी नहीं लिया, ओवरड्राफ्ट नहीं लिया। अपनी ब्लू बैलेंस से हम राज्य सरकार चलाते थे। हम रिजर्व बैंक के पास से पैसा भी नहीं लेते थे और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से हमको पैसा मिलता था उसका हम अच्छी तरह से उपयोग करते थे। हमारी यहाँ कर कसर युक्त हमारी योजना बनती थी और करप्शन मुक्त ये जो शासन चला इसकी वजह से हमारी आमदनी भी अच्छी रही। राज्य की तिजोरी में से जो पहले के लोग उसमें से करप्शन करके वो उसमें से उसके छिद्रों में से पैसे ले लेते थे, वो नरेंद्र भाई मोदी ने वो सब बंद करवा दिया। बिल्कुल, आगे बढ़ रहे हैं सर। कहा जाता है कि विकास के गुजरात मॉडल की परिकल्पना आपकी ही थी, जिससे गुजरात को सर्वांगीण विकास की तरफ आप मोदी जी के नेतृत्व में ले जा पाए। वो देखो, मोदी जी ने जो गुजरात मॉडल पर आज सारे हिंदुस्तान में उससे भी ज्यादा काम किया है, वो भी करते रहेंगे। तो मैं कहूंगा कि गुजरात जिस तरह से अच्छा स्टेट बना, सारा हिंदुस्तान भी सारे विश्व में एक अच्छा देश बनकर ही रहेगा, वो निर्विवाद बात है। क्योंकि उसका काम ये है परिश्रमी करना, परिश्रम करने से अच्छा परिणाम आता है। वो रात को 5 घंटे से ज्यादा ऊंघ नहीं करता और 24 घंटे में से वो 18 से 19 घंटे तक काम ही करते रहते हैं। मैं आपको उदाहरण दूंगा कि हमारे ऑफिसर की मीटिंग सुबह में 7 बजे नरेंद्र भाई के यहाँ चालू हो जाती थी। जब वो चीफ मिनिस्टर था तो ऑफिसरों की मीटिंग सुबह में 7 बजे से शुरू होती थी
और रात को 9 बजे तक हर एक अलग अलग ऑफिसर की मीटिंग रहती थी और परमानेंट वो राज्य के लिए ही चिंतन करते थे। जिस तरह से आज सारे देश के लिए वो चिंतन कर रहा है, उसी तरह ही गुजरात राज्य में भी वो राज्य के लिए चिंतन ही करते थे। परिश्रम करना उसका स्वभाव हो गया है और कोई भी वस्तु अच्छी तरह से विचार करके उसको कार्यान्वित करना, एग्जीक्यूट करना और ऑफिसरों के पास से अच्छी तरह से काम लेना और पब्लिक को पूरा सेटिस्फेक्शन देना, वो उसकी कार्य पद्धति का एक अंग है। जो पहले गुजरात में था वो भी आज हिंदुस्तान में वो बड़े स्वरूप में वो आज भी काम कर रहे हैं। सर, आपने प्रधानमंत्री जी के साथ काम किया है, उनको बहुत करीब से देखा है, आपने अपनी सीट भी उनके लिए छोड़ी थी। ये बताइए, आपने उनकी प्रशासनिक खूबियों के बारे में बताया, व्यक्तिगत खूबियां उनकी कैसी हैं और वो एक त्यागी व्यक्ति की तरह अपना जीवन गुजार रहे हैं। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री इतने, दुनिया में उनकी इतनी तारीफ हुई, कई एजेंसियों ने उन्हें सबसे ख्याति प्राप्त, सबसे पॉपुलर पर्सन करार दिया पूरी दुनिया में, उनकी निजी खूबियों के बारे में थोड़ा बताइए कि व्यक्तिगत जीवन में वो कितने लोगों का ख्याल करने वाले व्यक्ति हैं, कितने दयालु हैं, कितने रिश्तों को निभाने वाले हैं, इस बारे में थोड़ा बताइए। देखो, उसका स्वभाव ही ऐसा है। हमारी भारतीय संस्कृति में यही बात है, जो राजा होता है ने वो सभी पब्लिक का सभी प्रकार का ख्याल रखता है। उसके मन में दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। ये नरेंद्र भाई के मन में दया और करुणा भी है। जिसकी जरूरियात है वो जरूरियात पूर्ण करते हैं और जो दुष्ट लोग हैं वो दुष्ट लोग को शिक्षा करना भी अच्छी तरह से जानता है। ईश्वर ने हमको 2 आंख दी है, तो शासनकर्ता के लिए दोनों आंख का उपयोग ऐसे करना कि एक आंख में करुणा और दया होनी चाहिए और दूसरी आंख में सख्ताई होना चाहिए। जो दुष्कृत्य करने वाले को सजा भी मिलना चाहिए। जिस तरह से गीता में कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो अच्छे लोग होता है उसका रक्षण करना और दुष्कृत्य करने वाले को नष्ट करना, वो भारतीय संस्कृति के संस्कार से सबर होकर वो सदैव ही कार्यान्वित रहते हैं। वही उसका स्वभाव है। बहुत बेहतर सर, आपने बताया, उनके बारे में बहुत बेहतर जानकारी दी, हमें भी सुन के अच्छा लगा। आपके जीवन काल में ही गुजरात की राजनीति बहुत बदल गई है। राज्य में जातीय गुट राजनीति में हावी होने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण रहे, आपसे जानना चाहेंगे। देखो, अभी तो जो शासन करता है ने और विरोध पक्ष वाले होते हैं, तो विरोध पक्ष वाले की सभी योजना को खत्म करना वो शासन पक्ष वाले का काम होता है। हम शासन किस तरह से अच्छी तरह से दे, तो उसी के लिए आज भी गुजरात में काम हो रहा है। आज जो नरेंद्र भाई ने और अमित भाई शाह ने ये स्लोगन दिया था, अभी इस देश में कांग्रेस की जरूरत नहीं है, उसको नष्ट करना चाहिए। वही दिशा में गुजरात में भी जो कांग्रेस में से अच्छे अच्छे लोग होते हैं वो रेजिग्नेशन देकर भाजपा में आते हैं। भाजपा वाला उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके अच्छी तरह से जिम्मेदारी देकर उसकी शक्ति का उपयोग करवाते हैं। वो अच्छी तरह से आज भी गुजरात सरकार गुजरात में काम कर रही है और कई सालों से वो गुजरात में जो नरेंद्र भाई चले गए उसके बाद भी 2 दफे इलेक्ट होकर वो गुजरात सरकार में भाजपा का शासन चल रहा है। उसका एक ही कारण है कि अच्छे लोगों को उपयोग करना, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, विपक्ष के लोग हो और अपने पक्ष के लोग हो, उसमें से अच्छे लोगों को उपयोग करना, यही दिशा में आज गुजरात काम कर रहा है। और गुजरात में न तो कोई ज्ञातिवाद का बात है, न कोई यहाँ माइनॉरिटी और मेजोरिटी की भी बात नहीं है। हम जब शासन में, जो भाजपा वाले शासन में आए थे, उसके पहले
जो माइनॉरिटी और मेजोरिटी वाले के कई दंगे होते थे, मगर नरेंद्र भाई जब आए उसी के बाद एक भी वो माइनॉरिटी वाला और हिंदू लोगों और मुस्लिम लोगों में से किसी का भी दंगा नहीं हुआ है। सब शांतिपूर्ण साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है गुजरात की। आपने अमित भाई शाह का नाम लिया। गृह मंत्री के रूप में उन्होंने धारा 370 और 35A को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खत्म करने का जो साहसिक निर्णय लिया है, CAA जैसे कानूनों को लागू कराया है। अमित शाह जी इतने दृढ़ प्रतिज्ञ कैसे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपने तो उनको शुरुआती दिनों से देखा होगा, वो बड़े जो है लौह पुरुष की तरह, जैसे सरदार पटेल जी को अपना आदर्श मानते हैं, काम भी उसी तरह से कर रहे हैं। तो उनके बचपन के दिनों की जो निर्णय लेने की क्षमता थी वो कैसे थी? देखो, पहले से ही मैं कहूंगा कि चाहे नरेंद्र भाई हो, चाहे अमित भाई हो, चाहे आज गुजरात के हमारे जो चीफ मिनिस्टर विजय भाई रूपाणी हो, और मैं यहाँ गवर्नर बैठा हूँ वजूभाई वाला, वो सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक है। हम जब बाल्यावस्था में थे, 12-14 साल की उम्र में, कभी जो हम RSS में जाते थे तो एक ही भावना है कि इस राष्ट्र को स्ट्रेंथन बनाना। भारत की भूमि हमारी मातृभूमि है और मातृभूमि के लिए कार्य करते रहो। किसी से डरना मत, किसी को डराने का मत, डराना भी मत, डरो मत, डराना मत, और किसी की चापलूसी मत करना। यही जो हमारी जीवन की पद्धति हो गई है, इसकी वजह से चाहे नरेंद्र भाई हो, चाहे अमित भाई हो, सभी हिम्मत वाले लोग हैं और राष्ट्र को समर्पित करने वाले लोग हैं। वो कभी किसी से झुकेगा नहीं और कार्य के लिए, कोई भी काम के लिए रुकेगा भी नहीं। ये सब RSS का संस्कार सभी में है। वो सभी लोग आज वही दिशा में काम करते हैं। चाहे हमारा अरुण जेटली जी था, वही दिशा में काम करते हैं। नड्डा जी है, वही दिशा में काम करते हैं। हमारा जो थिंकिंग है वो राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हिम्मत से आगे बढ़ो, वही हमारा एम है। बिल्कुल। आपने अटल बिहारी वाजपेयी को अपना आइडियल माना है। क्या नई पीढ़ी के नेता भी अटल जी को राजनीति में अपना आइडियल मान रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी वो सभी अपनी ये मातृभूमि को रक्षण करना, वही उसके दिल में भावना थी। वो उसी ने अपनी समस्त जिंदगी राष्ट्र को समर्पित की। आज जो नरेंद्र भाई मोदी ने अपनी समस्त जिंदगी राष्ट्र को समर्पित की, वो अटल जी ने भी वो राष्ट्र को समर्पित किए। वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। वो उन्होंने कभी किसी को चापलूसी नहीं की। यदि मर्दानगी वाले लोग हैं, उसकी तारीफ की। मैं एक उदाहरण दूंगा। जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ और तब स्वर्गीय इंदिराबेन गांधी इस देश का प्राइम मिनिस्टर था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में कहा था कि ये इंदिराबेन गांधी एक दुर्गा की तरह हिम्मत वाली लेडीज है और उन्होंने राष्ट्र के लिए अच्छे काम किया। मैं यही उदाहरण देना चाहता हूँ कि विपक्ष के लोगों का भी अच्छी तरह से राष्ट्र के बारे में अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ करना वो हमारी जिम्मेदारी है। वो उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी ने भी दिया था। इसी तरह पंडित नेहरू ने भी अटल बिहारी वाजपेयी पर विश्वास रखकर उसी को विदेश में कोई भी बात की चर्चा करने के लिए भेजना है, तो पंडित नेहरू भी अटल बिहारी वाजपेयी पर विश्वास रखकर उसी को भेजते थे। वो पंडित नेहरू की भी पॉजिटिव थिंकिंग था। अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा जी की तारीफ की, वो भी पॉजिटिव थिंकिंग था। वो पॉजिटिव थिंकर वो अटल बिहारी वाजपेयी था। और जो आदमी पॉजिटिव थिंकर होता है उसका कार्य भी हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। इसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। बिल्कुल।
अब हम आखिरी 2 सवाल ले रहे हैं, इंटरव्यू के आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं सर। आप संवैधानिक पद पर हैं और सियासत का लंबा अनुभव भी रखते हैं। क्या आपको लगता है कि संसदीय परंपरा में हॉर्स ट्रेडिंग और दल बदल की कुरीतियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी या इन्हें कानून बनाकर खत्म करना चाहिए? क्या करना चाहिए आपको? मैंने कहा कि जो दल बदल होता है, जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, विधायकों की, सांसदों की खरीद फरोख्त होती है, ये इनको कानून बना के खत्म करना चाहिए। चूंकि आप संवैधानिक पद पर हैं, आपने लंबा अनुभव राजनीति में आपके पास इस समय है, आपको नहीं लगता कि एक कानून बनाने की जरूरत है और दल बदल और हॉर्स ट्रेडिंग को खत्म करने की जरूरत है? देखो, ये डिफ्लेक्शन एक्ट में पहले जो था उसमें काफी सुधार आया जी। पहले कोई भी पार्टी के चुने हुए लोग राज्य में 1/3 लोग पक्ष परिवर्तन करते तो उसको पक्ष परिवर्तन नहीं बोलते थे। वो आज 1/3 के अलावा 2/3 हो गया है जी। और हम ये चाहते हैं कि यदि आदमी कोई भी पक्ष में से 5 साल के ये चुनकर आता है तो कम से कम वो पक्ष परिवर्तन न करे, इसीलिए उसको 5 साल तक इलेक्शन लड़ने के लिए मना करनी चाहिए। क्योंकि पब्लिक ने एक दफे अपना जो कैंडिडेट चुनकर रखा था, वही कैंडिडेट वो 5 साल में दूसरी दफे जो चुनने के लिए आते हैं पक्ष परिवर्तन करके फिर से खड़ा रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहूंगा कि इसके बारे में भी सोच करनी चाहिए। पक्ष परिवर्तन बहुत बुरी बात है, पक्ष परिवर्तन नहीं करना चाहिए। आदमी में जो चुने हुए लोग रेजिग्नेशन देकर और फिर से इलेक्शन में खड़े रहते हैं दूसरी पार्टी से, वो नहीं होना चाहिए। एक टर्म के लिए जो आदमी चुनकर आया वो टर्म के लिए वो यदि पक्ष परिवर्तन करना चाहिए तो रेजिग्नेशन दे सकता है, मगर इलेक्शन में उसको खड़े रखने की मनाही कर देना चाहिए। बहुत बढ़िया सुझाव है सर आपका, बहुत बेहतर सुझाव दिया आपने। आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं, राजनीति के लंबे अनुभव के बाद आप एक संवैधानिक पद पर हैं, अब जीवन में आपका रोल बहुत ज़्यादा बदल गया है। आप क्या मानते हैं कि आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? सपनों का भारत ये है, भारत सारे विश्व में हमारी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए। हम कभी राज्य की सीमा बढ़ाने की बात नहीं करेंगे, हम हमारी विचारधारा बढ़ाने की बात करेंगे और सारे विश्व को वसुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा एक परिवार है और सारे विश्व को जिस तरह से हमने वो कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ना कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब आरोग्यमय हो, किसी को कोई दुख न हो, वही सिद्धांत के साथ हम भारत देश की संस्कृति सारे विश्व में बढ़ाने चाहते हैं। हम राज्य की सीमा बढ़ाने नहीं चाहते, हम अपना विचार सारे विश्व में भारतीय संस्कृति का बढ़ाने के लिए हम कार्य करेंगे, वही हमारा एक उद्देश्य है। बिल्कुल। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई बाला जी से। सर, आपने सहारा न्यूज़ नेटवर्क से बात करने के लिए समय निकाला, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। जिस तरीके से, जिस साफगोई से आपने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया और हमारे दर्शकों ने बहुत गंभीरता से ये सारा इंटरव्यू और सारी चर्चा सुनी, इसके लिए वाकई बार बार आपका धन्यवाद करता हूं। तो दर्शकों, ये थे वजुभाई बाला, जिस तरीके से उन्होंने राजनीति में एक लंबा मकाम हासिल किया और गुजरात को, पूरे देश में गुजरात मॉडल को मशहूर करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके साथ उन्होंने कदम से कदम मिला के काम किया और राज्य में लगभग हर प्रमुख मंत्रालय में मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया और आज कर्नाटक के गवर्नर के रूप में, कर्नाटक राज्य के संवैधानिक मुखिया के रूप में काम कर रहे हैं। हम उनसे आज बातचीत कर रहे थे और इस बातचीत में आप सभी ने हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद
सहारा प्रणाम। हमें दीजिए इजाजत। रात को हम 8 बजे फिर हाजिर होंगे हस्तक्षेप के अपने रेगुलर बुलेटिन के साथ। धन्यवाद। सहारा प्रणाम।